अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब बोलते हैं तो भारत में सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं, खास तौर पर तब जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत और पाकिस्तान के मुद्दों पर बोलते हैं। लेकिन एक बार फिर चर्चा का विषय भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील और प्रधानमंत्री मोदी और पाक के आसिफ मुनीर को लेकर दिए कुछ बयानों की हो रही है। दरअसल ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा हैंडसम व्यक्ति कहा और पिता जैसी शख्सियत बताते हुए हत्यारा और बेहद सख्त नेता करार दिया। साथ ही संकेत ये भी दिए हैं कि भारत और अमेरिका के बीच की जो ट्रेड डील लंबे वक्त से अटकी हुई है उसके रास्ते भी खुलने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात रही वो ये कि यहां भी उनकी भाषा और लहजे में वही पुरानी स्टाइल साफ नजर आई। ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाने में उन्होंने व्यक्तिगत भूमिका निभाई और उस पूरी कहानी को उन्होंने इस तरह जोड़ा जैसे व्यापार समझौता करवाने के लिए ये उनका मास्टर स्ट्रोक रहा हो। बहरहाल अब भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत के आगे बढ़ने की घोषणा खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी है। तो सवाल यही है कि क्या वाकई जल्द ही इस डील पर मुहर लगने वाली है? अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के साथ ट्रेड डील कब और क्या दोनों देशों के बीच ट्रेड और टैरिफ वार खत्म हो जाएगा? सवाल यह भी है कि ट्रंप जो बार बार अपने बयानों को लेकर यू टर्न लेते हैं उनकी बात पर कितना भरोसा किया जा सकता है। और सवाल यह भी है कि मुनीर को लेकर जो बात ट्रंप ने कही भारत के संदर्भ में उसके क्या मायने निकाले जाए। विस्तार से इस पर करेंगे चर्चा, उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ और ट्रेड को लेकर जारी तकरार अब थमने की उम्मीद बढ़ गई है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके संकेत दिए हैं। अपनी एशिया यात्रा के दौरान दक्षिण कोरिया में आयोजित APEC CEO समिट में ट्रंप ने जोर देकर कहा कि मैं भारत के साथ ट्रेड डील कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया भर में इसी तरह के समझौतों पर काम कर रहा है जिससे रिश्तों को पारस्परिकता के आधार पर संतुलित किया जा सके। ट्रंप ने मलेशिया, कंबोडिया और जापान के साथ कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर करने का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अच्छा दिखने वाला इंसान बताया। कहा कि मोदी ऐसे दिखते हैं जैसे कोई अपने पिता को देखना चाहता है। हालांकि ट्रंप ने उसी अंदाज में मोदी को हत्यारा और खतरनाक रूप से कठोर भी कहा। And I called Prime Minister Modi. I said, we can't make a trade deal with you. No, we must make a trade deal. I said, no, we can't. You're starting a war with Pakistan. They're strong people, I'll tell you what. Prime Minister Modi is the nicest looking guy. He's and he looks like you'd like to have your father. Like, he's a killer. He's tough as hell. No, we will fight. I said, whoa, this is the same man that I know. But after a little while, and they're good people. अब ट्रंप के दावे पर केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुछ डील्स पर बातचीत अंतिम दौर में है और ये नवंबर या दिसंबर तक पूरी हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि भारत किसी भी सौदे को जल्दबाजी में नहीं करता। गोयल ने कहा कि हम कभी भी डेडलाइन तय करके बातचीत नहीं करते। उधर भारत अमेरिका व्यापार वार्ता पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि व्यापार समझौता संपन्न करने के लिए अमेरिकी पक्ष के साथ बातचीत जारी है और ये चर्चाएं जारी रहेंगी। दोनों पक्ष लगातार बातचीत कर रहे हैं। एक गाइडेंस मिलती है लीडर्स से, पर गाइडेंस डजंट मीन कि आपको जो भी करना पड़े आप करके खत्म कर दो। अच्छा डील होना चाहिए दोनों के लिए, दोनों पक्षों के लिए फायदेमंद होगा तो डील हो जाएगा। फिर दिसंबर की नवंबर में भी हो सकता है और जनवरी में भी हो सकता है और 6 महीने बाद भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कोई डेडलाइन नहीं, दोनों तरफ को डील अच्छा मिले तब डील हो जाएगा। Trade, India-US bilateral trade that we are engaged in, we continue to remain engaged with the US side to conclude a trade deal, and these discussions are continuing. दरअसल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 25% पारस्परिक शुल्क और रूसी तेल खरीद के कारण अतिरिक्त 25% का जुर्माना लगाने के बाद ये बातचीत रुक गई थी। भारत और अमेरिका के बीच ये ट्रेड एग्रीमेंट बातचीत के स्तर पर अटका हुआ था। ये डील कृषि, फार्मा, टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स और रक्षा क्षेत्र में निवेश के लिए नए अवसर खोल सकती है। अब यदि ये समझौता साइन हो जाता है तो भारत को अमेरिकी बाजारों में टैरिफ छूट और बढ़े हुए निर्यात अवसर मिल सकते हैं। वहीं अमेरिकी कंपनियों को भारत में निवेश और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रवेश का बड़ा रास्ता मिलेगा। अब ट्रंप का ये बयान तब आया जब हाल के हफ्तों में भारत और अमेरिका के अधिकारियों के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर फिर से बातचीत आगे बढ़ी है। अब इन प्रयासों से संकेत मिलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में गति आ रही है।
चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ प्रमोद श्रीवास्तव की रिपोर्ट। चलिए, तो ट्रेड डील की बात तो हो ही रही है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जो सुर हैं वो भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए थोड़े बदले बदले से हैं। अब ऐसा है कि एक तरफ टैरिफ था और ट्रेड डील की बात हो रही है, तो बहुत कुछ हमने पहले भी देखा सुना है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां परिस्थितियां हैं और जो बयान उनके आ रहे हैं और जो जिन शब्दों को वो अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे हैं, उन चीजों को समझना पड़ेगा कि आखिरकार देखिए, डील होती है, व्यापार अच्छा होता है तो उसका वेलकम है, यह हमेशा से कहा गया है, उसको स्वीकारा जाएगा। लेकिन एक पल में कुछ कहते हैं, अगले ही पल कुछ और कह देते हैं। अब इनका जो ये यू टर्न लेने वाला सिलसिला है, ये हमेशा सवालों में रहेगा कि कब फिर से पलट जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिलहाल जो डील को लेकर बात हो रही है, टैरिफ और ट्रेड डील की जो बात हो रही है, उस पर यदि कोई अच्छा सक्सेस मिलती है और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल एक सकारात्मकता दिखा रहे हैं, तो भारत के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा होगा। हम इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे अमित तिवारी। अमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अब से कुछ देर में सैयद शाकिर अली, उनका भी स्वागत है, फिलहाल हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट सुरेश मनचंदा हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक है संदीप चौधरी। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत अनुपम जी आपसे करना चाह रही हूं। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूं। हाँ, अनुपम जी, ट्रेड डील की बात हो रही है। एक बार फिर से आज हमारी चर्चा में भारत और अमेरिका है और हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे, सब कुछ बहुत अच्छा रहा, व्यापार बहुत अच्छा रहा, पर्सनली भी बहुत अच्छी चीजें गई। कुछ टाइम से हमने बहुत सारी मतलब इतनी खटास देख ली भारत और अमेरिका के बीच में, ट्रंप और मोदी के बीच में, कि सवाल उठने लगे थे कि आने वाला समय कैसा होगा और यदि सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। इसमें टैरिफ भी शामिल था। अब मोदी जी के शब्द बदले हैं, पिता जैसी शख्सियत दिखने लगी अचानक से मोदी जी में, और एक तरफ कहते हैं कि पिता बहुत सख्त होते हैं तो सख्त भी हैं। तो ये जो यू टर्न ले रहे हैं ट्रंप, इसकी गारंटी क्या है? दूसरी चीज ये कि जिस ट्रेड डील की बात हो रही है, जिस टैरिफ को हमने पिछले टाइम पे झेला है और तमाम चीजों को देखा है, आने वाला समय भारत और अमेरिका के लिए कैसा, और इस ट्रेड डील को लेकर ये कितना हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, और ये यू टर्न नहीं लेंगे, इसकी कोई गारंटी क्या आप दे सकते हैं? मुश्किल है थोड़ा। देखिए राकेश जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके तमाम पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। और क्वेश्चन आपको बहुत सही है, बहुत मौजूद भी है कि डोनाल्ड ट्रंप यू टर्न लेंगे या नहीं लेंगे। ये सच में एक सबसे बड़ा सवाल न सिर्फ भारत के लिए, बाकी पूरी दुनिया की वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि डोनाल्ड ट्रंप कब बोलते हैं, क्या बोलते हैं और किसके खिलाफ बोलते हैं, किसके समर्थन में बोलते हैं, कोई नहीं जानता है। और देखिए, जो लोग इनको रीड कर रहे हैं वो अब समझ चुके हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का खास एक एजेंडा है, वो एक प्रेशर क्रिएट करने की उनकी एक पॉलिसी है जो तमाम देशों के खिलाफ वो अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। और भारत के खिलाफ ये प्रेशर डालने की जो उनकी नीति है वो बेसिकली इसी ट्रेड डील की वजह से है, जो कि अब ऑन पेपर अपने फाइनल चरण की तरफ जा रही है। एक तरह से आप ये देखें कि जब भी वो बात करते हैं, कभी भारत के खिलाफ बातें करते हैं, कभी ऑपरेशन सिंदूर में मध्यस्थता की बातें करते हैं, और कभी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को वो वेरी ब्यूटीफुल पर्सन और तमाम विशेषणों से नवाजते हैं। तो इसका साफ सा असर है कि वो एक इस तरह का स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं, इस तरह की पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं जिससे कि भारत और खासतौर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी उनके इस दबाव की राजनीति में आ जाएं और ट्रेड डील को वो अपने फेवर में, यानी कि अमेरिका के फेवर में कर सके। ये सब उसी की जो गुणा भाग है वही पिछले 2-3 महीनों से चल रही है। आप देखेंगे भारत के तमाम विरोध के बावजूद, हालांकि प्रधानमंत्री के मुंह से विरोध नहीं मिला है, लेकिन तमाम नेताओं ने, भारत की संसद में बात हो रही थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, भारत के दुश्मनों के साथ ज्यादा गलबैयां दिखा रहे हैं, भारत के विमानों को मार गिराने की बातें कर रहे हैं, और इस तरह की बातें वो कई बार कर चुके हैं, 50 से ऊपर बार कर चुके हैं। तो ये उसी एक सोची समझी दबाव की रणनीति का हिस्सा था जिसके माध्यम से फेवरेबल ट्रेड डील लाना चाहते थे। अब जो आपके सवाल का जो दूसरा पक्ष है कि इस ट्रेड डील से भारत को फायदा क्या हो सकता है, देखिए निश्चित तौर पर जो इसमें समय लगा है, वो समय लगने का जो संकेत है वो साफ साफ है कि भारत यहाँ पर एक टफ निगोशिएशन कर रहा है।
भारत अमेरिका के जो भी जो प्रस्ताव थे उनको आंख मूंद के नहीं मान रहा है, और अगर आंख मूंद के मान गया होता तो आज तक ट्रेड डील हो गई होती है। सबसे बड़ा सवाल रशियन ऑयल परचेज का था, जिसके ऊपर भारत ने, हालांकि हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से या उनके ऑफिस की तरफ से ये नहीं आया कि हम रशियन ऑयल को कट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसा कि अब मीडिया में आने लगी खबरें कि भारत धीरे धीरे करके उस आयात को रशिया से कम करेगा और धीरे धीरे करके उस निर्भरता को अन्य देशों की तरफ ले जाएगा, अपने एनर्जी सेक्टर की निर्भरता को। ये भी उस खास उसका एक पहलू था इस ट्रेड डील का। प्रेसिडेंट ट्रंप चाहते थे कि भारत पूरी तरह से रशिया से कट ऑफ हो जाए, उससे एनर्जी लेना कम कर दे, और भारत पूरी तरह से अमेरिका पर डिपेंड होता है। भारत यहाँ पे टफ निगोशिएशन कर रहा है। भारत ये कोशिश कर रहा है कि वो रशिया के साथ भी बिल्कुल पूरी तरह से कट ऑफ ना हो, लेकिन हाँ कुछ लचीलापन दिखाए जिससे कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल हो सके। एक दूसरा जबरदस्त पहलू था जो भारत के जो होम ग्रोन सेक्टर, डेयरी सेक्टर, ये एग्रीकल्चर सेक्टर और इन सब चीजों के ऊपर, एमएसएमई के ऊपर, ये जो अमेरिका का एक भाव था कि ट्रेड डील के बहाने भारत के उस व्यापारिक उस सेगमेंट तक पहुंच सके, वो किसानों तक पहुंच सके, डेयरी प्रोडक्ट्स तक पहुंच सके और वहां पर एक मोनोपोली स्थापित कर ले, तो भारत ने यहाँ पर भी एक टफ निगोशिएशन रखा है और ये कोशिश करी है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा हम दे सके अपने एमएसएमई के व्यापारियों को और डेयरी प्रोडक्ट्स को, उनके काम करने वालों को, किसानों को। तो अब जब ये फाइनल पेपर आएगा उसके बाद ही पता चलेगा भारत ने किस हद तक उनकी बातें मानी है और किस हद तक नहीं मानी है। लेकिन अब जो संकेत ये दिख रहे हैं, भारत कोशिश यही कर रहा है कि अपने इन डोमेस्टिक सेक्टर्स को भारत बचा सके और अमेरिकन मोनोपोली से अपने आप को आजाद रख सके, अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रख सके। भारत इस कोशिश में, अब भारत कहां तक सफल होता है ये तो आने वाले महीनों पता चल जाएगा। लेकिन हाँ, इतना जरूर लग रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप की जो चाहत थी वो पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, और इसीलिए वो बार बार कभी इधर और कभी उधर हाथी के बैगन की तरह अपना पक्ष बदल रहे हैं। कभी भारत को गालियां जैसी देते हैं और कभी भारत के प्रधानमंत्री को वंडरफुल पर्सन, ब्यूटीफुल पर्सन कहते हैं। लेकिन हमको इस बात से ना बहुत खुश होना चाहिए ना बहुत दुखी होना चाहिए। हमको एक संतुलित व्यवहार दिखाना चाहिए, भारत दिखा भी रहा है, और उसके तहत ही इस ट्रेड डील को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए, जिसका जो रिजल्ट है, जो आपके क्वेश्चन का जो मेन विषय था कि इसका रिजल्ट क्या होगा, तो निश्चित तौर पर अगर ट्रेड डील होती है तो आप देखेंगे केवल एक सूचना बस आई है कि ट्रेड डील अब आखिरी चरण तक आई तो हमारा शेयर मार्केट बूम कर गया। तो जब एक्चुअल ट्रेड डील होगी और जिस तरह से कहा जा रहा है कि ट्रेड डील का पहला एक विषय रहेगा कि भारत के ऊपर 50% टैरिफ लगा गया उसको घटा करके 15% किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर एक बूम आएगा, न सिर्फ शेयर बाजार में बल्कि हमारी जो भी कंपनियां हैं उनका मोराल भी बूस्टअप होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस हाई टैरिफ के बाद से भारत को की जो 55% निर्यात था वो पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। तो उस निर्यात को प्रभावित से बचाना भी भारत की जिम्मेदारी है और अमेरिका के साथ इस तरह से डील करनी जिससे कि हमारी सॉवरेनिटी बरकरार रहे। और डोनाल्ड ट्रंप के ये जो रोज नए नए जो शगुफे होते हैं इनसे बहुत बचने की आवश्यकता है, और इसका एक पॉलिटिकल मैसेज हमको देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और समय रहते उसको देना चाहिए। जब वो समय आएगा तो मुझे लग रहा है कि हमारे नेता लोग इतने समझदार हैं कि वो उसका जवाब देंगे, लेकिन फिलहाल हमको इंतजार करना चाहिए। राकेश, बिल्कुल ठीक है, वापस आऊंगी। सुरेश मनचंदा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है राखी। सुरेश जी, क्योंकि आप तो एक इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू को चीज़ों को समझते होंगे। भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील की बात हो रही है और जिस तरह से बहुत सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जिसको कहते हैं, बहुत अच्छी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से है, हम वेलकम तो कर सकते हैं, लेकिन ये सकारात्मकता कब विद इन अ सेकेंड, विद इन आवर, विद इन अ डे कब नकारात्मकता में बदल जाए और फिर कुछ वो प्लान कर लें, ये एक बड़ा सवाल है। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात है, ये डील हमारे लिए और आने वाले समय में भारत के लिए कितनी अच्छी साबित होगी? देखिए राखी जी, पिछले एपिसोड के अंदर में आप ही से चर्चा हो रही थी और जिस समय पर 25% से 50% का टैरिफ यहाँ पर किया गया था, तो उस पर भी उस समय पर देख रहे हैं, और वो भारत के अंदर में दूध सेक्टर को क्यों देख रहे हैं। और उस समय पर मैंने आपसे ये कहा था कि देखिए, भारत जो है वो कृषि प्रधान है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी ट्रंप के ऊपर पे भी एक वहां की जो एग्रीकल्चरिस्ट लॉबी है उसका बड़ा दबाव था। हमें इसको बड़े डीप एनालिसिस के साथ में समझने की जरूरत है। देखिए, इस समय पर अमेरिका के किसानों के पास में यहां तक कि यूरिया, फर्टिलाइजर्स, ये बीज,
ये खरीदने तक के भी पैसे नहीं थे, और यहां तक कि किस्तें देने के लिए भी बैंक के जो उन्होंने लोन ले रखे थे उसको रीपे करने की उनकी कैपेसिटी नहीं थी। क्यों नहीं थी, उसका उन कारणों पर जाते हैं, क्योंकि अमेरिका ने जो टैरिफ वॉर की शुरुआत की वो चाइना से शुरुआत की। अब जब चाइना जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का सबसे बड़ा उसका खरीदार था। सोयाबीन का वर्ल्ड का 60% आयात वो सिर्फ अकेला चाइना करता है, और मैक्सिमम वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है सोयाबीन का वो अमेरिका है। अब इसको समझने की जरूरत है कि पिछले 1.5 साल से चाइना ने सोयाबीन की एक खेप भी वहां से नहीं ली थी। अब इसको थोड़ा और ब्रीफ से समझते हैं। ये सिर्फ ट्रंप साहब का भारत के प्रति कोई सौहार्द वाला रवैया अभी सामने नहीं आया है, बल्कि चाइना के साथ भी नरम पड़े हैं। आप देखिए कि कोफको चाइना की जो स्टेट अथॉरिटी है जो इंपोर्ट करती है, जैसे यहां पर नाफेड है और हाफेड हरियाणा की स्टेट एजेंसी है, उसी तरीके से चाइना की कोफको है। और पहली बार 1.5 साल के अंदर में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि 8 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन का सौदा अमेरिका के साथ किया गया है। 3 शिपमेंट अमेरिका से चाइना रीच कर गए हैं। 1,80,000 मीट्रिक टन सोयाबीन पहली बार इस सीजन का पहला ऐसा सौदा हुआ है, क्योंकि चाइना अपनी पूरी बाइंग जो है वो ब्राजील की तरफ शिफ्ट कर गया। अब जब दूसरी चीज यहां पर अमेरिका के ऊपर थ्रेट भारत को लेकर के ये था कि सबसे बड़ा जो खरीदार है आलमंड्स का, पिस्ताशियोस का, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वहां से आपके पास में इंपोर्ट होते हैं और दूसरे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी वहां से आपके पास में इंपोर्ट होते हैं, तो वो एक थ्रेट। हालांकि भारत की सबसे बड़ी रणनीति ये रही कि भारत ने रिटेलिएट नहीं किया, उन्होंने टैरिफ इंक्रीज किया, लेकिन भारत ने उसके ऊपर पे बहुत ज्यादा कड़ी प्रतिक्रिया उसके ऊपर पे नहीं दी, उसमें बड़ा संयम रखा, और ये एक विशेष नीति जो है वो भारत ने अपनाई। दूसरी, आप देखिए पिछले 10 दिन से भारत ने भी रशिया से तेल इंपोर्ट, जैसा कि अभी अनुपम जी भी कह रहे थे कि रशिया से इंपोर्ट कम करने की बात कही है, तो ये एक संकेत था कि ठीक है अब टेबल्स के ऊपर पे बैठते हैं, फिर से नेगोशिएट करते हैं। लेकिन नेगोशिएशन की और साथ में यहां पर चूंकि एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, बीजेपी के प्रवक्ता भी यहां पर हैं, उनको भी इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा और अपने जो ऊपर के लीडर्स हैं उनसे बात भी करनी चाहिए इसके विषय में। मीडिया के अंदर में 2-3 खबरें और निकल करके ये आ रही हैं कि हो सकता है कि एथनॉल के नाम के ऊपर पे भारत वहां से मक्का का इंपोर्ट करे, और साथ ही ऐसी भी खबरें हैं कि भारत वहां से सोयाबीन का भी इंपोर्ट कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो इस साल भारत के अंदर में 440 लाख मीट्रिक टन का मक्का का उत्पादन है, जो इस बार का रिकॉर्ड उत्पादन है। अगर वहां से अमेरिका से मक्का का आयात किया जाता है, एथनॉल के नाम पर किया जाता है, तो भारत के किसानों को इसका दंड भुगतना पड़ सकता है, प्राइसेस यहां पर क्रैश हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका को यह दिख गया था कि इस समय पर ना तो चाइना हमारे सामने घुटने टेक रहा है और ना ही भारत घुटने टेक रहा है। अब सबसे बड़ी बात, सोयाबीन के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में और अमेरिका के बाजारों के अंदर में 5 साल के लोएस्ट लेवल्स के ऊपर थे, जिसका एक दबाव सीधा सीधा डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पे था कि किस तरीके से वहां पे किसान जो है अग्रेसिव होने लगे थे, और उनके मेंटल हेल्थ के ऊपर पे मैं आपको बता दूं, आप रिसर्च में जाकर के देख लीजिएगा, $100 से लेकर के $200 प्रति एकड़ का हेल्थ आपका जो मेंटेनेंस है वो फार्मर्स को वहां पर अनाउंस किया गया है। क्यों किया गया? इसका एक बहुत बड़ा बर्डन उसकी सरकार के ऊपर पे है। लॉकडाउन में ऑलरेडी गवर्नमेंट है और उसका भी एक बर्डन यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस चीज को समझते हुए डोनाल्ड ट्रंप यहां पर नरम नजर आ रहे हैं, लेकिन उनकी बातों के ऊपर पे कतई भी विश्वास नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये बेसिकली देखिए, ट्रेड टैरिफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड के यहां पे पॉइंट ऑफ व्यू से कतई नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर पे एक ट्रेड वॉर शुरू किया गया है। अमेरिका अपनी ताकत दिखाना चाह रहा है, इसलिए ट्रेड वॉर की शुरुआत की गई है। भारत पाकिस्तान को लेकर के भी एक बार फिर से इन्होंने ये बोल दिया कि 250% की, जब मैंने इनको थ्रेट दी पाकिस्तान को भी और भारत को कि आपके ऊपर पे 250% का मैं टैरिफ लगा दूंगा, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर भारत और पाकिस्तान की लड़ाई जो है वो रुक गई। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के लेटेस्ट जो वर्जन्स हैं वो हैं। तो उनकी स्टेटमेंट बार बार दोहराती है और ये दिखाती है। लेकिन यहां पर मैं फिर एक चीज, सबसे बड़ी गंभीर बात ये कहूंगा कि यहां ट्रेड
डील जो भी हो रही है, देखिए इस समय पर हमें तो ये पता नहीं है कि वहां पर क्या नेगोशिएशंस हैं और इसकी चर्चाएं मीडिया के अंदर भी नहीं है, लेकिन जो छट करके बाहर निकल करके आ रहा है, वहां पर दो थ्रेट इस समय पर दिखाई देते हैं। नंबर वन, कि अगर एथनॉल के नाम पर मक्का का इंपोर्ट होता है, क्योंकि इस साल भारत के अंदर में मक्का का जबरदस्त प्रोडक्शन है, तो उसके ऊपर पे एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मक्का के प्राइसेस एथनॉल की वजह से भारत के किसानों को ठीक ठाक मिलने लगे थे। 800 और 1200 रुपए की मक्का जो है वो इनकी 3-3 हजार रुपए प्रति क्विंटल पर बिकने लगी थी, तो उसके ऊपर पे एक नेगेटिव प्रभाव आएगा। फिर से मक्का के प्राइसेस जो है वो 1500-1600 रुपए पर चले जाएंगे। इसका बड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ेगा सरकार को। दूसरा, सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश, आप तो बिल्कुल मध्य प्रदेश को बड़े नजदीक से देख रही हैं, और मध्य प्रदेश के अंदर में जो ऑलरेडी सोयाबीन के जो ग्रोवर्स हैं, सोयाबीन के जो उत्पादक हैं, किसान हैं, वो पिछले 3 साल से एमएसपी के नीचे प्राइसेस को ऑलरेडी उसकी चोट को सहन कर रहे हैं। और अगर अमेरिका से सोयाबीन का तेल या उसकी खली या उसका केक भारत में रीच करता है, तो उसका भी एक नकारात्मक प्रभाव जो है वो भारतीय किसानों को देखना पड़ेगा। ठीक है। अब जो अगर डील यहां पर सक्सेसफुल होती है और भारत की कंडीशंस उसके ऊपर पे ठीक ठाक रखी जाती हैं, तो निश्चित तौर के ऊपर पे भारत के जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको फायदा मिलेगा। जो सबसे बड़ा जो ट्रेड है आपका एग्रीकल्चर तो है ही है, उसके अलावा आपके पास में टेक्सटाइल है, आपके पास में गोल्ड एंड ज्वेलरी का जो लाइट वेट ज्वेलरी है उसका जो एक्सपोर्ट आप करते हैं, डायमंड्स का जो आप एक्सपोर्ट करते हैं, उस इंडस्ट्री को एक बड़ी राहत मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल वापस आऊंगी। अमित जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी, सुन पा रहा हूँ। अमित जी, बहुत सारे सुझाव तो जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से आ भी गए हैं, और दूसरी चीज एक बार फिर से हम कुछ सकारात्मकता की तरफ सोचा जा सकता है, बात की जा सकती है। व्यापार को लेके तो हमेशा से सबने समर्थन किया है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें कि हमारे टर्म्स कभी भी खराब हो अमेरिका के साथ। तो वो ट्रेड डील की फिर से बातचीत चल रही है, वो फाइनल होती है तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। किन चीज़ों का ध्यान सरकार को रखना है ये एक्सपर्ट ने सुझाव दिए, लेकिन हमारी जो पॉलिसी है, भारत की जो पॉलिसी है, हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि हम अपने स्टैंड पर, हम अपनी पॉलिसीज़ को, और जितना हम डोनाल्ड ट्रंप को देखते समझते आए हैं और जितना उनकी वजह से चीज़ें फेस की गई हैं, मुझे लगता है उन सारी चीज़ों को सोच समझने के बाद ही एक फाइनल निर्णय लेना होगा, क्योंकि इनका यू टर्न कभी भी हो सकता है और इन पर भरोसा करना यानी ठीक नहीं होगा। कल तक मोदी जी पे और भारत पे और इतनी चीज़ें आप कर रहे थे, आज उनको पिता जैसी शख्सियत दिखने लगी, पता नहीं अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो बड़ा सोचने वाली बात है, इसलिए मुझे लगता है थोड़ा सा हमें बहुत कंसर्न होकर इस चीज़ को देखना पड़ेगा, सरकार को भी। राखी जी, सर्वप्रथम तो कल सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है 150वीं, तो उसकी आपको, आपके माध्यम से दर्शकों को और पैनल में बैठे सभी पैनलिस्ट को अग्रिम शुभकामनाएं। राखी जी, देखिए, भारत तभी तटस्थ था जब डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि हमने सीज फायर किया, हमने टैरिफ की धमकी दी और इस वजह से सीज फायर हुआ और हमने वार को रुकवा दिया। और भारत आज भी तटस्थ है जब ट्रंप इतने मोदी जी के एक तरीके से मुरीद हुए जा रहे हैं, उनके गुणगान कर रहे हैं और एक तरीके से देखा जाए तो भारत को जिस तरीके से लूट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें चीज, मैंने सुरेश जी को सुन रहा था जब उन्होंने इथेनॉल के बारे में बताया और सोयाबीन और मक्के की पैदावार के बारे में बताया, तो देखिए, अगर किसानों के हित को देखते हुए ही हम ट्रंप के आगे नहीं झुके, क्योंकि जो ट्रेड टैरिफ, जब ट्रेड के बात चल रही थी, ट्रेड की बातचीत चल रही थी और जो फेल हुई वो इसी चीज को लेकर हुई थी। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस चीज को कहा था कि जिस तरीके से हमारे मछुआरों का हित आगे रखते हुए, डेयरी प्रोडक्ट्स की जो पैदावार है उसको आगे रखते हुए और हमारे कृषि उत्पादों के हितों को, हमारे किसानों के हितों को आगे रखते हुए जो ट्रेड डील पर जो उस समय समझौता नहीं हुआ था वो इसी वजह से हुआ था। तो मैं आपके माध्यम से ये निश्चित कराना चाहता हूं कि हमारे किसानों के हितों को किसी भी स्तर पर उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरीके से आज ट्रंप ने कहा कि डील कमिंग सून और नाइसेस्ट मैन, आपकी रिपोर्ट में भी मैंने सुना जो आपने किलर का हत्यारा करके शायद आपने, तो वो हत्यारा एज अ वर्ड टू वर्ड उसका ट्रांसलेशन नहीं होता, उसका अंग्रेजी में थोड़ा अनुवाद अलग तरीके से होता है। लेकिन जो भी अच्छी अच्छी बातें कही हैं, जेडी वेंस ने भी 2 दिन पहले बहुत बातें की थी कि वेरी गुड ट्रेड डील इज कमिंग सून, लेकिन
आपने देखा जिस तरीके से एक साक्षात्कार में पीयूष गोयल जी ने भी कहा कि गन पॉइंट पे हम किसी भी डील पर अग्री नहीं करेंगे और हम अपने जो भी डील आएगी हम अपना समय लेंगे उसकी समीक्षा करने में, हमारे भारत का हित उसको हितों को किस तरीके से उस डील के थ्रू समझा जाए उसको देखते हुए, और हम अपना समय लेकर उस डील को करेंगे। इसमें मे बी नवंबर आए, दिसंबर आए, अगले साल तक हो, देयर इज नो हरी। तो इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है। डिप्लोमेसी दोनों तरफ से अगर वो करना चाह रहे हैं तो डिप्लोमेसी पे भी हम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं और ट्रंप के दबाव में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो जैसा कि विपक्ष उत्साह में आ जाता है जब ट्रंप कहते हैं कि इंडिया तो डेड इकोनॉमी है और सीज फायर मैंने करवाया, तो इन सब चीजों से उत्साह में आ जाता है। आज पता नहीं क्यों उदासीन है विपक्ष, क्योंकि हमने तो तब भी उत्साह नहीं दिखाया था जब ट्रंप ने तारीफ की थी और आज भी उत्साह नहीं दिखा रहे हैं जब ट्रंप ने कुछ गलत कहा। तो जिस तरीके से विपक्ष नेगेटिव चीजों को लेकर उत्साह में आ जाता है, आज बिल्कुल भी उदासीन है। तो इस तरीके की जो पॉलिटिक्स यहाँ पे हो रही है वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। दूसरी बात जो अनुपम जी ने भी और सुरेश जी ने भी कहा कि वहां की लोकल पॉलिटिक्स पे, मैं एक अपने दोस्त से बात कर रहा था यूएस में, उसने भी ये कहा कि वहां पर जो सुपरमार्केट्स है वहां पर सामान ही नहीं है। अगर किसी दुकान में कोई चीजें हैं तो मात्र 1-2 वीक के स्टॉक के हिसाब से हैं, ज्यादा सामान स्टोर्स में नहीं है। तो वहां के जो किसान हैं, वहां के जो ट्रेड यूनियन है, वो भी ट्रेड डील को खत्म होने का, ट्रेड डील होने की जो संभावना है उसका ही इंतजार कर रहे हैं कि कब ये ट्रेड डील खत्म हो और फिर एक तरीके से ईजीओ में चीजों का आयात निर्यात किया जा सके। तो ये सारी चीजें अभी चल रही हैं और इन सबके बीच भारत तटस्थता से जुड़ लगा हुआ है, ना किसी भी चीज को लेकर उत्साहित होकर और ना किसी भी चीज को लेकर हतोत्साहित होकर अपनी डिसीजंस को इम्पैक्ट करेगा। और भारत के हितों को, आज जब प्रधानमंत्री मोदी जी किसी भी मंच पर होते हैं, आज तो खैर जो साउथ कोरिया में ट्रंप ने ये सारी बातें की, वहां तो मोदी जी मौजूद भी नहीं थे, लेकिन ये दिखाता है कि जब 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य आप लेकर चलते हैं तो वो एक मामूली सामर्थ्य नहीं होता है राकेश जी। उसके लिए आपको जो काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले विगत 10-11 सालों में किए हैं वो बोलता है। तो जब आप एक स्ट्रांग लीडरशिप आपके पास होती है, जब 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य आपके साथ होता है, तो आप किसी भी व्यक्ति को झुका सकते हैं अपने सामने। और मैं तो ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी भारत माता के उस शेर की तरह हैं जिन्हें शास्त्रों में मृगेंद्र कहा जाता है। तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस मृगेंद्र की तरह हैं जो किसी भी अवसर पर भारत के हित को आगे रखते हैं और भारत के हितों को के साथ कभी भी समझौता नहीं होता है। और ये आज आप देख लीजिए, डिप्लोमेसी में किसी भी स्तर पर इस चीज को सबसे पहले प्राथमिकता दी जाती है और तभी टेबल पर बैठकर बातचीत होती है। बिल्कुल। दूसरी बात, ठीक है, 10 सेकेंड और दीजिएगा। हाँ, थोड़ा सा जल्दी से, हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जो ट्रंप बार बार ये दोहराते रहते हैं कि मैंने टैरिफ की धमकी दी और सीज फायर कराया और जिस तरीके की बातें वो करते रहते हैं, तो इसका देखिए कोई भारत ने हर मौके पर इसका विरोध किया है और हर मौके पर इसको डिनाई किया है। और इस डिनाइल से भी अगर कोई आगे नहीं होता है, और जब चाइना और यूएस और चाइना की जब बात हो रही थी तो चाइना के एक प्रीमियर हैं ली योंग, शायद उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, उन्होंने साफ कहा कि वी शुड नॉट रिटर्न टू द लॉ ऑफ जंगल। यहां पर जंगल का कानून आप नहीं ला सकते, किसी पर किसी चीज को करने के लिए आप प्रेशर नहीं डाल सकते, किसी को भी आप थोप नहीं सकते अपने तरीके से काम करने के लिए। तो जब रशिया, चाइना, इंडिया एक ये जो गुट बना जिसे ब्रिक का नाम दिया गया, तो उसको रिक का नाम दिया गया, तो उस चीज का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, वहां के लोकल पॉलिटिक्स का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है और वहां के यूएस के ट्रेड यूनियंस का प्रेशर भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर है, जो वो चाहते हैं कि हर जगह से एक ट्रेड डील जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है, शाकिर अली जी अभी हमारे साथ कनेक्ट नहीं है। संदीप जी, मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ। संदीप जी, आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ये मैं सुन पा रहा हूँ।
भारत के परिप्रेक्ष्य में हमें सारी चीज़ों को देखना है और मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ कह रहे हैं, जिस ट्रेड डील की बात हो रही है, उससे हमें कितना फ़ायदा होगा और कितना वक्त भी लगेगा, अभी तो बात ही चल रही है। वो भी इस चीज़ को मानते हैं कि वैश्विक व्यापार को अच्छा करना है तो समझौते करने के लिए एग्री हो गए हैं। किस पल बदल जाएंगे, बस इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आप कैसे देखते हैं इस पूरे विषय को? देखिए राखी जी, आपकी डिबेट में कई चीजें निकल करके आई हैं। आप एक पत्रकार है, सारी चीजें देखती भी है, समझती भी है, विश्लेषण भी करती हैं। एक तो हमें ये देखना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप झूठे कब से हुए। डोनाल्ड ट्रंप को हमने रेड कारपेट बिछाकर यहाँ बुलाया भी गया, नमस्ते ट्रंप भी कराई गई पूरे हिंदुस्तान से। तब तक डोनाल्ड ट्रंप झूठे नहीं थे। डोनाल्ड ट्रंप, क्या कभी पाकिस्तान ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप झूठे आदमी है? क्या कभी चाइना ने ये कहा डोनाल्ड ट्रंप झूठे आदमी है? क्या कभी बांग्लादेश ने कहा डोनाल्ड ट्रंप झूठे आदमी है? या यूरोप के किसी देश ने कहा, या गल्फ कंट्री के किसी देश ने कहा, या अमेरिका के लोगों ने ये कहा कि इन्होंने हमें किसानों के दोगुना करने का वादा किया था और इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, झूठ बोलते हैं? या अमेरिका के लोगों ने ये कहा कि 100 नए स्मार्ट सिटी बसाने का वादा किया था और ट्रंप झूठ बोलते हैं? या उन्होंने ये कहा कि मैं काला धन अमेरिका में लेके आऊंगा और वहां के लोगों ने कहा कि ट्रंप झूठ बोलते हैं? तो हमें यह देखना पड़ेगा आखिर क्या हकीकत में ट्रंप झूठ बोलते हैं। ये दुनिया की किसी भी एजेंसी से तुम्हें ये खबर मिली कि ट्रंप झूठ बोलते हैं? या हमारे देश में इस तरीके की चीजें बनाई जा रही हैं? कभी हम चाइना का, हम स्वदेशी की बात करने लगते कि चाइना के रास्ते हम बंद कर देंगे, चाइना से माल लेना बंद कर देंगे। जब ट्रंप ने हमारे ऊपर टीआरपी लगाया, हमारे देश के तथाकथित कई बड़े मीडिया घराने या मीडिया चैनलों ने यह कहा कि इससे हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाएगा। जब हिंदुस्तान आत्मनिर्भर होने की आप बात करते हो तो आप कौन से उसकी बात कर रहे हो? कौन सी ट्रेड डील की बात चल रही है अमेरिका से? इसका मतलब या तो आप ये झूठ बोलते हो कि हिंदुस्तान आत्मनिर्भर हो जाएगा, हमें उसके टैरिफ से फर्क नहीं पड़ता, या आप ये देखिए कि आप घुटनों पर आ जाते हैं, आपको ट्रेड डील करने की जरूरत है, अमेरिका के बिना आपका काम नहीं चलता। दूसरी तरफ ट्रंप ने यह कहा था कि मेरी मोदी जी से बात हो गई है और वो अभी रसिया से तेल लेना बंद कर देंगे, धीरे धीरे प्रोसेस को करेंगे, ये चीजें उन्होंने कही। तो अगर ट्रंप दुनिया का एक शक्तिशाली नेता, अमेरिका का राष्ट्रपति ये बात कहता है तो उसकी बात का खंडन किसको करना चाहिए? ना मैं कर सकता, ना आप कर सकते, ना अनुपम जी कर सकते, ना कोई विदेश मंत्रालय कर सकता। अगर एक राष्ट्रपति ने यह बात कही है तो कम से कम हमारे देश के अगर राष्ट्रपति इसका खंडन नहीं करती तो प्रधानमंत्री को तो ये बात करनी चाहिए कि नहीं बात हुई या नहीं हुई। जवाब दूंगा। हाँ बिल्कुल। इसी तरीके से जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, पूरी दुनिया को ट्रंप के माध्यम से पता चला। वो कोई ज्योतिषी तो है नहीं, ना वो जादूगर है, इसका मतलब उसका रोल था। और दुनिया के कई मंचों पर पाकिस्तान ने स्वीकार किया कि हाँ, उन्होंने हमारा युद्ध विराम कराया। तो आखिर ऐसी क्या मजबूरियां हैं, क्या कारण है? और मैं आज की आपको ताजा खबर बता दूं जो हमारे देश के चैनलों में नहीं चलेगी। रसिया से आ रहा जो पेट्रोलियम का एक बड़ा जहाज था वो वापस रसिया भेज दिया गया है। ये आज की ताजा खबर है। आप इसका एनालिसिस करेंगे, बारीकी से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा। इसका मतलब ट्रंप झूठ बोलता है। ट्रंप चीजें आपको टाइम से पहले बता रहा है, पूरी दुनिया को टाइम से पहले बता रहा है, तो इसका मतलब ट्रंप झूठ नहीं बोलता। अगर ट्रंप झूठ बोलता तो आज हम उनके साथ डील नहीं कर रहे होते। हमारे देश के मंत्री, हमारे देश का सिस्टम उनके अमेरिका के साथ डील कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजें हैं जो देश से छुपाई जाती हैं, चीजों पर पर्दा डाला जाता है। हम ये कहने में बड़ा संकोच करते हैं कि अमेरिका दबाव बनाता है, न केवल हिंदुस्तान पे, दुनिया के कई देशों पर दबाव बनाकर अमेरिका काम करता है, क्योंकि वो पावरफुल है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वो चाइना वगैरह पर पावर अपना इस्तेमाल इस तरीके से नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रसिया की कमर तोड़ने के लिए कटिबद्ध है और हम उसमें उसका हिस्सा बनते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। हाँ अमित जी कुछ कह रहे थे, बोलिए जल्दी से। हाँ जी राखी जी, कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं है लेकिन मुझे उनकी कमी बिल्कुल नहीं खली। मैं कुछ बातों का जवाब देना चाहता हूं। देखिए, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने स्वीकार किया, तो पाकिस्तान ने स्वीकार किया होगा, पाकिस्तान के साथ ट्रंप की कोई डील हुई होगी, पाकिस्तान ने बोला होगा हमारे साथ ट्रंप के साथ ट्रंप से कोई बातचीत नहीं हुई, हम नहीं बोलेंगे। तो आप यहां पे अगर प्रेशर जिस तरीके से देखिए, ट्रंप के वहां पर क्या हो रहा है, लोकल इंडियन ट्रेड का प्रेशर है, वहां पर लोकल पॉलिटिक्स का प्रेशर है, वैसे ही यहां का जो विपक्ष है वो यहां पर मोदी जी के ऊपर प्रेशर बनाना चाहता है। तो मैं ये कह देता हूं कि मोदी जी के साथ 140 करोड़ लोगों का सामर्थ्य चलता है। एक व्यक्ति, एक राहुल गांधी क्या, एक कांग्रेस क्या, या किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर में मोदी जी नहीं आने वाले हैं
और भारत के हितों को देखकर आगे बढ़ा जाएगा। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि वेसल जो है वो रशिया को रिटर्न कर दिया गया। भैया वेसल जा कहाँ रहा था, कौन सी न्यूज चैनल में आपने पढ़ लिया, कौन से न्यूज़पेपर में आपने पढ़ लिया? अगर पढ़ लिया है तो उसका सोर्स हमें बता दीजिए ताकि हम भी खोज लें। मैं तो आप जब बोल रहे थे तब मैं सर्च कर रहा था, ऐसा तो कोई न्यूज ना ग्लोबल लेवल पर है ना लोकल लेवल पर है, तो आप जरा उसका सोर्स बता दीजिए। तीसरी बात, जो इन्होंने कहा कि ट्रंप ने झूठ बोला, ऐसा तो आपको अगर लगता है कि ट्रंप ने सच बोला तो आप मानते रहिए। देश का 140 करोड़ लोग ये मानते हैं कि ट्रंप ने झूठ बोला और उसके साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हम देश को आगे लेकर चलते हैं, हम किसी के बोलने पर कि झुकते हैं ना उसको बदलते हैं, ये अपनी नीतियों को बदलते हैं। संदीप जी का जवाब आ जाए फिर मैं उस चर्चा को आगे बढ़ाऊं। हाँ संदीप जी। देखिए राखी जी, जो अमित जी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, अपनी पार्टी का पक्ष रखना इनका परम कर्तव्य है, वो एक अलग चीज है। लेकिन मैंने ये कहा अगर ट्रंप कोई बात बोलता है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को उस पर बोलना चाहिए, प्रेस के सामने आना चाहिए। और संसद के अंदर कार्रवाई चल रही थी, राहुल गांधी ने केवल एक बात बोलने के लिए कहा कि जी सब कुछ हो गया, सब मंत्रियों ने सफाई दे दी। राजनाथ सिंह जी ने यहां तक कह दिया कि हमारा एक सिपाही जख्मी भी नहीं हुआ जब पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ, उस बात को भी हम स्वीकार करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री होने के नाते देश का प्रधानमंत्री एक बार सदन के अंदर, संसद के अंदर बस ये बात कह दे कि अमेरिका का इस युद्ध विराम में कोई रोल नहीं था। ये बात पूरा देश सुनने को हैरान था, आज तक ये बात सुनने नहीं गई। और किसी भी मामले में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई स्टेटमेंट अगर आया हो, अगर ट्रंप स्टेटमेंट दे सकता है तो हमारे प्रधानमंत्री जो पूरी दुनिया से, देश से मन की भी बात करते हैं, उनकी माता जी को कोई गाली दे दे तो उसको वो जिक्र करने लगते हैं रैलियों में। एक छोटा सा कार्यकर्ता, पता भी नहीं कहां से चीजें निकाल के लाई जाती हैं, उनका जिक्र होता है। और हमारे देश के जो इतने जहाज भर के अमेरिका ने पटक दिए इतने लोगों को चंडीगढ़ के अंदर, बाद में एक माँ एक बहन सरदारनी जी हमारी जो अमेरिका से लाकर के दिल्ली में पटक दी, उनका कहीं कोई जिक्र नहीं होता है। तो ये बड़े दुख के विषय है, बड़े दुख की बात है। ठीक है, देखिए चलिए मैं इस चीज को बढ़ाऊंगी आगे। अमित जी एक सेकंड रुकिएगा। अनुपम जी, मुझे यहाँ ऐसा लगता है हमें ठीक है किसने क्या कहा वो बातें बार बार आएंगी, क्योंकि ये बात तो सच है कि भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास कहाँ से आई। मैंने बहुत शुरुआत जब इस चर्चा की थी तभी कह दिया था कि हमें हर पहलू को देखना है। तो वो खटास तो जब से आई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ये सीज फायर तमाम चीजें आई, तब से ही धीरे धीरे करके चली गई। बहुत लंबा चला ये मुद्दा और अभी भी है, इसको कोई भूलेगा कभी भी नहीं। अब हमें ये देखना है कि आज यदि वो कह रहे हैं कि संबंध बहुत अच्छे हो जाएं और वैश्विक स्तर पर व्यापारिक संबंधों को बहुत अच्छा करना है, तो ना तो वो अपना कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, ना भारत अपना कोई नुकसान करेगा। तो जो ट्रेड डील है वो अच्छे से हो जाए, दोनों को यदि फायदा होता है तो वो अच्छे से हो जाए। बात सिर्फ भरोसे की है कि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं है कि वो अगली बार करेंगे क्या। तो हम अपनी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग काम करें, हम उन चीजों पर काम करें। रही बात सवाल की कि क्या चीजें हुई थी और हम इस तरीके से उनसे क्यों बात कर रहे हैं, सारी चीजें तो व्यापार है तो वो तो हमें करना पड़ेगा, वो एक मजबूरी भी हो सकती है और नहीं भी है। तो यदि वो सकारात्मकता दिखा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता मोदी जी या सरकार अपनी तरफ से कोई इस तरह की चीजें करेगी, और इसीलिए ये बातें आ रही हैं। तो क्या आपका कोई सुझाव है इस वक्त पे इस सिचुएशन को कैसे ठीक किया जा सकता है? विश्वास तो छोड़ ही दें अभी हम, क्योंकि कोई भी इस चीज को नहीं मानता कि उन पर विश्वास किया जाए, डोनाल्ड ट्रंप पर। देखिए राकेश जी, डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना न करना ये अलग विषय हो सकता है, लेकिन एक चीज हमको माननी पड़ेगी कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब वो भारत के प्रधानमंत्री को दबाव में लाने की कोशिश करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो भारत को दबाव में लाना चाहते हैं, भारत की संप्रभुता को दबाव में लाना चाहते हैं। हमको इस चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। वो इस ट्रेड डील में प्रेशर क्रिएट कर करके हमसे कुछ चीजें मनवा सकते हैं जो कि हम नहीं मानना चाहते हैं। अब ये वो कितने सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा। रशियन ऑयल इंपोर्ट एक बड़ा एग्जांपल है कि रशियन ऑयल इंपोर्ट के ऊपर उन्होंने दबाव बना बना करके, अगर आज हमको इंटरनेशनल मीडिया बता रही कि हमने उसमें कमी करनी शुरू कर दी है, दैट मीन्स कि हमने किसी हद तक उनकी इस बात को माना है कि हम रशिया से अब ऑयल इंपोर्ट कम करेंगे और उस चीज को हम अमेरिका की तरफ टिल्ट करेंगे। अब ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं, आप ये देखिए कि इस समय जब अमेरिका हमें पर लगातार दबाव बना रहा था अपने सबसे बड़े फाइटर जेट को F-35 को हमें बेचने के लिए, कई वर्षों से अमेरिका की लॉबी ये लगातार प्रयास में थी कि भारत इस फाइटर जेट को खरीद ले, जिसको कि दुनिया में कोई खरीदना नहीं चाहता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी ताकत से उसकी कीमत बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में। इस वजह से भारत भी F-35 खरीदने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था और इस वजह से भी वहां की हथियार लॉबी हो या फिर वहां की जो तमाम अन्य पॉलिटिशियंस हो, वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हावी हुए और डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर
उसको भी एक प्रेशर के रूप में क्रिएट कर रहे हैं। और जब उनको पता चला कि भारत F-35 से अलग हटके रशियन सुखोई 57 की तरफ भी देख रहा है, या फिर अपने खुद के खुद AMCA बनाने के लिए जा रहा है, तो इसके ऊपर भी उनके ऊपर एक प्रेशर क्रिएट किया गया। तो ये जो बार बार मोदी जी का नाम लेकर के एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, वो एक सोची समझी रणनीति है। हमको दुख इस बात का होना चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो सबसे बड़ा अपराध किया है वो ये किया है कि उन्होंने अपने 55-56 बार वाले दावों में, जब वो लगातार भारत के विमान गिराने की बात करते हैं और लगातार अपने आप को एक बहुत बड़ा पीस ब्रोकर बताते हैं और कहते हैं वो युद्ध रुकाते हैं, उन तमाम स्टेटमेंट्स में वो लगातार ये बात कहते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री भी अच्छे आदमी हैं, शहबाज शरीफ भी अच्छे आदमी हैं, और जनरल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके हैं। ये भी बात उन्होंने कही है। इससे आप ये समझिए कि वो इक्वेट कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री को उन बेगैरत लोगों के साथ। तो हमको ये समझना पड़ेगा कि इस प्रेशर डिप्लोमेसी को से हमको बाहर आना पड़ेगा। और संदीप जी की इस बात से मैं भी सहमत हूं कि वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमारी तरफ से जवाब उस तरह से नहीं दिया जा रहा है। तो एक मेरा सुझाव यही रहेगा कि ठीक है, आप संसद में ना बोले, आप उस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, लेकिन आप इंटरनेशनल फोरम्स में इस तरह की बातें बोल सकते हैं। और अब चीजों को हम क्या कर रहे हैं और बिगाड़ रहे हैं। हर साल भारत देश का प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशंस में जाता था और वहां पर अपनी बातें रखता था। इस बार हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, हमारे विदेश मंत्री वहां पर गए हैं, उन्होंने बात रखी, लेकिन जो इंपैक्ट प्रधानमंत्री का होता है वो वहां पर नहीं आया था। इसी तरह से आसियान में हमारे प्रधानमंत्री नहीं गए, वहां पर उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरूर करी, लेकिन उसका इंपैक्ट वो नहीं है जो कि उनके खुद रहने से होता। बहुत सारे कारण गिराए जा रहे हैं। एक ये भी हवा उड़ाई गई, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है, हालांकि वो सोशल मीडिया बच चल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर उसकी कोई चर्चा नहीं है। तो इस तरह की चीजों से हमको बाहर निकलना पड़ेगा और देश हित में और देश की संप्रभुता के बचाए रखने के हित में हमको कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ेगा। और एक निश्चित तौर पर एक निष्पक्ष होकर के डोनाल्ड ट्रंप जैसे व्यक्ति से आपको डील करना है तो आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। क्योंकि मैं बिल्कुल सहमत हूं, आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ और कह सकते हैं, हमें आउट ऑफ द बॉक्स कुछ निकालना पड़ेगा। राखी जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं समय मांगा है अमित जी, सुरेश जी, आप दोनों ने एक सेकंड रुकेगा। हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे मेहमान चेंज हुए। राम पांडे जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम पांडे जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और एक प्रतिक्रिया राम पांडे जी की आ जाए, फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाती हूँ। राम पांडे जी, कैसे देखते हैं? देखिए, ट्रंप यू टर्न लेंगे नहीं लेंगे ये तो सवाल है, और सभी लोग पूरे पैनल में इस चीज को मानते हैं कि उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। लेकिन वो अब जो ट्रेड डील की बात हो रही है, बहुत अच्छे संबंधों की बात हो रही है एक बार फिर से, और पिताजी जैसे लगने लगे हैं मोदी जी ट्रंप को। कैसे आप इसको देखते हैं? देखिए, मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई की हुई है। इंजीनियरिंग में सीनियर रैगिंग लेते हैं और जूनियर की बहुत पिटाई करते हैं और उसके बाद फिर उसको मिठाई खिलाने के लिए ले जाते हैं। तो वही हाल ट्रंप कर रहा है मोदी जी के साथ में। बिल्कुल जैसे ट्रंप सीनियर हो और मोदी जूनियर हो, और ट्रंप लगातार मोदी जी की रैगिंग ले रहा है। अब सोचिए, इससे बड़ी बात क्या होगी कि ट्रंप ने ये तक बोल दिया कि मैं जब चाहूंगा तब मोदी जी की राजनीति खत्म कर दूंगा। तो भाई, ट्रंप कौन होता है मोदी जी की राजनीति खत्म करने वाला? और फिर अब कह रहे हैं ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो विश्वास तो मोदी जी ने किया ना, अमेरिका प्रचार करने गए, अब की बार ट्रंप सरकार ट्रंप के समर्थन में रैलियां की, ट्रंप के समर्थन में हिंदुस्तान में रैलियां की, ट्रंप के समर्थन में हवन किए, यज्ञ किए, पूजन किए, रामदेव जैसे बाबा से बुलवाया गया कि ये सच्चा सनातनी ट्रंप है। तो सबसे ज्यादा विश्वास तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने ट्रंप पर किया। फिर हम बात ये नहीं है कि ट्रंप पर विश्वास करें या नहीं करें, लेकिन जवाब तो ईंट का पत्थर से देना चाहिए। जब ट्रंप ने 25% टैरिफ बढ़ाया तो हमें बढ़ाना चाहिए था 25%, 50% बढ़ाना चाहिए था। जब ट्रंप ने 50% टैरिफ किया तो हमें भी बढ़ाना चाहिए, हमें जवाब देना चाहिए। हम एक डिफेंसिव खेल क्यों खेलते रहे? और अमेरिका को तो भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा, मोदी जी प्रधानमंत्री हो या कोई भी हो, क्योंकि भारत की जो आबादी है वो 150 करोड़ पहुंचने जा रही है। यदि अमेरिका भारत से लड़ेगा तो फिर उसका एप्पल कौन खरीदेगा? ये जो एलन मस्क की जो टेस्ला गाड़ियां आ रही हैं उनको कौन खरीदेगा? वही अमेरिका के जो प्रोडक्ट हैं, महंगे प्रोडक्ट हैं या जो भी प्रोडक्ट हैं, हथियार हैं, हिंदुस्तान नहीं खरीदेगा तो कौन खरीदेगा? अब चीन तो खरीदता नहीं है, चीन तो स्वयं सक्षम हो चुका है, चीन तो अपने यहाँ सब कुछ बना ही रहा है। लेकिन हम तो आज भी बाहर के देशों पर डिपेंड है। और इस टैरिफ से अब तक कितना नुकसान हो चुका है, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कितना नुकसान हो चुका है, हमारी फार्मास्यूटिकल कंपनी को कितना नुकसान हो चुका है। वही अदानी पर वहाँ केस चल रहा है,
अदानी के डर के कारण आप ट्रंप से डरे हुए हो? आपकी ऐसी कौन सी नब्ज दबा ली है ट्रंप ने कि वो आपको कह रहा है कि राजनीति खत्म कर दूंगा? उसने कहा मैंने युद्ध बंद करा दिया और उसने एक्स पर लिख दिया ट्रंप ने, और उसके 1 घंटे बाद युद्ध खत्म हो जाता है। और हर जगह जाकर ट्रंप बोल रहा है कि मैंने युद्ध खत्म करा दिया। इनके विदेश मंत्री बोल रहे हैं हमारे कि नहीं, वो तो पाकिस्तान के कहने से हमने युद्ध बंद कर दिया। अरे भाई, पाकिस्तान कौन होता है युद्ध बंद कराने वाला? आपने पाकिस्तान के कहने से बंद क्यों किया? ट्रंप कौन होता है युद्ध बंद कराने वाला? आप ये कहते कि भाई हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमने युद्ध बंद कर दिया, तब तो बात की। लेकिन आपने क्या कहा? नहीं, पाकिस्तान गड़बड़ाया, ट्रंप ने कुछ नहीं किया। तो इस समय भारत का जो प्रधानमंत्री है सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। जब अमेरिका ने कहा कि आप रूस से क्रूड ऑयल नहीं खरीदोगे, तो आपने क्रूड ऑयल खरीदना कम कर दिया। जो भारतीय कंपनियां जो क्रूड ऑयल जिस मात्रा में रूस से खरीद रही थी, ट्रंप की धमकी के बाद कम कर दिया और आगे और कम करने जा रही है। क्यों नहीं आप उनको जवाब देते? उसके बाद आप चीन की गोदी में जाकर बैठ गए। भाई, जो चीन हमारा पाकिस्तान से बड़ा दुश्मन है, हमारी लड़ाई पाकिस्तान से चल रही थी, हमारा युद्ध पाकिस्तान से चल रहा था, और चीन के हथियार और चीन की मदद से पाकिस्तान हमसे लड़ रहा था, और आप जाकर चीन से मदद का मांगने पहुंच गए, चीन से व्यापार करने पहुंच गए। आपने चीन का हमेशा बहिष्कार किया कि चीनी सामान का बहिष्कार करो। अब आप चीन से, जो हमारा दुश्मन है, जिसने हमारी जमीनों पर कब्जा किया, जिसने हमारे सैनिकों को मारा, जिसने गलवान कांड किया, आपके राज्य में कई हजार स्क्वायर किलोमीटर चीन दबा चुका है। इनके नेता सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार, जो भारतीय जनता पार्टी के आज सबसे बड़े बुद्धिजीवी नेता हैं, वो कहते हैं कि मोदी सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। भाई, हम तो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि ये कमजोर प्रधानमंत्री है, और हमने 2014 से ही कहा है कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, जो ज्यादा बोलता है वो कमजोर होता है, जो ज्यादा बोलता है वो कायर होता है। तो इस समय ये भारत का बहुत बड़ा दर्द है कि उसको प्रधानमंत्री को बनाया विश्व गुरु जैसा बताया जाता है, लेकिन जब बात आती है तो भारत के लोगों को अमेरिका हथकड़ियां पहनाकर वो बेचता है। अब बताइए, इससे ज्यादा भारत क्या कमजोर होगा? भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की राजनीति करती है, तो हमारे हिंदुओं को हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर अमेरिका भेज रहा है, और हम एक जवाब तक नहीं दे रहे। भाई, मोदी जी नहीं दे रहे तो विदेश मंत्री दे दे, राजनाथ सिंह दे दे, अमित शाह दे दे, कोई तो बोलो कि भाई ट्रंप, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि हमारे देश के लोगों को, नागरिकों को आप हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर भेज रहे हैं? आप देखिए, ट्रंप सबको डिपोर्ट कर रहा है, लेकिन हथकड़ियां बेड़ियां केवल भारत के लोगों को लगा रहा है। भाई, अवैध घुसपैठिए है अमेरिका में तो दुनिया के हैं, वो दुनिया के किसी देश के लोगों को हथकड़ियां नहीं लगा रहा है, हथकड़ियां केवल भारत के लोगों को लगाकर भेज रहा है, भारत को नीचा दिखाने के लिए भेज रहा है, क्योंकि मोदी की कहीं ना कहीं उसने नस दबा रखी है। क्या कारण है, ये मोदी जी को क्लियर करना चाहिए कि आखिर ट्रंप को आज तक आपने एक शब्द क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं जवाब दिया? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेते, मीडिया का अपमान करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी इंडिविजुअल अक्षय कुमार को या अशोक पंडित को बुलाकर तो बोल सकते हैं, उनके माध्यम से तो आप ट्रंप को जवाब दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़े संकट से भारत गुजर रहा है। बिल्कुल, भारत का जो स्वाभिमान और सम्मान, अब के प्रधानमंत्री, चाहे वो अटल जी हो, कोई भी हो, सब प्रधानमंत्रियों ने जो सम्मान बढ़ाया था, वो मोदी जी ने भारत के सम्मान को दुनिया में जीरो कर दिया। ठीक है, मैं वापस आऊंगी। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद अमित जी बोलेंगे। थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा बस। हाँ, सुरेश जी बोलिए, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? ठीक है, चलिए, तब तक अमित जी अपनी बात रखिएगा। जी राखी जी, मैं अपनी बात को जल्दी से खत्म करता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई अपशब्द कहता है या आपको कोई कुछ कहता है, तो जरूरी नहीं होता है कि आप उस स्तर पर जाके, उस नीचता पे जाके, उस निचली छिछली लेवल पर जाकर आप उसको रिस्पॉन्ड करें। तो ये भी एक स्ट्रेटजी का हिस्सा ही होता है कि अगर आपको कोई कुछ बोल रहा है तो उसमें भी आप तटस्थता से, बिना कुछ कहे भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। एक डिप्लोमेसी में ये भी एक रणनीति होती है। तो जो भी यहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी जी ने क्यों नहीं कहा, इसने क्यों नहीं कहा, उसने क्यों नहीं कहा, तो एनडीए ने 1000 बार, एनडीए ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किए हैं, रक्षा मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं, सब में ये कहा गया है और इन सब का कहना ही ये माना जाता है कि मोदी जी ने कहा है, मोदी जी की स्वीकृति से ही हो रहा है। जो मुझे नहीं पता राम पांडे जी अभी भी राहुल गांधी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो पाए हैं कि नहीं, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का जो अपने रैगिंग का एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं पता अभी भी वो उसी राहुल गांधी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ पाए हैं या नहीं, अब फेल होते जा रहे हैं, अभी तक पास आउट हो पाए हैं नहीं, या रैगिंग ही ले रहे हैं।
तो देखिए इस तरह की जो रैगिंग हो रही है, मोदी जी की रैगिंग ली जा रही है, ये सब देखिए बहुत एक पॉलिटिकल वे में, एक प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब इसको बोल के आप बहुत ज्यादा प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते, आप बहुत ज्यादा वायरल नहीं हो सकते इन चीजों को बोलकर। हाँ, अपने दोस्तों यारों में बैठकर आकर आपको गप्पे लड़ाने हैं तो वो एक अलग बात है। तो आप चाय चौपाटी वाली जो बातें हैं, जो गली नुक्कड़ वाली बातें हैं, वो कम से कम एक राष्ट्रीय चैनल पर आकर ना करें, शोभा नहीं देता है। तो और दूसरी बात, तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ राखी जी, जो इन्होंने बात करी सुब्रमण्यम स्वामी जी की, तो मणिशंकर अय्यर जी ने भी कहा था कि राजीव गांधी तो फेल हुए थे। उनके एक बहुत बड़े लीडर हैं मणिशंकर अय्यर, वो तो हर चैनल पर कहते हैं कि राजीव गांधी ऑक्सफोर्ड में फेल हुए थे, दूसरे कॉलेज में गए वहां पर फेल हुए थे, राजीव गांधी की कोई हैसियत नहीं है प्रधानमंत्री बनने की। तो उस पर क्या कभी कोई सफाई आई क्या इनकी? तीसरी बात देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि जो कमजोर होता है वो बहुत ज्यादा बोलता है। तो क्या हमारी जो तटस्थता है वो क्या एक संदेश नहीं देती है कि हम मजबूत हैं और 140 करोड़ का सामर्थ्य हमारे साथ है? तो ये इनकी अपनी ही बातों में विरोधाभास है। और जब कांग्रेस पार्टी ये कहती है ना कि सरेंडर कर दिया या झुक गए, तो इनको ये भूल जाते हैं कि नेहरू जी सबसे पहले झुकना शुरू किया था कब? जब पार्टीशन हुई थी, वहां से झुकना शुरू किया था विदेशी ताकतों के ऊपर। उसके बाद कश्मीर के मुद्दे को इन्होंने ले जाकर यूएन में सरेंडर किया। उसके बाद जब बांग्लादेश का जो युद्ध हुआ तो इंदिरा गांधी जी के पत्र जो अभी सार्वजनिक हो गए हैं, उसमें देखिए किस तरीके की अपोलोजेटिक भाषा है, उस पर जरा गौर कीजिए, उस पर कभी कुछ बात कीजिए कि किस तरीके की अपोलोजेटिक भाषा का प्रयोग करके उन्होंने तब के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को लिखा था। तो झुकना, कांग्रेस झुकती आई है इसलिए उसको लगता है कि सब झुक गए, सब नॉर्मल हो गए, सब सरेंडर कर दिए। लेकिन आज के जो प्रधानमंत्री है, मैंने पहले भी कहा, भारत एकमात्र ऐसा देश है राखी जी जो आज भी, जिसकी सभ्यता जीवित है, जो एक एंशियंट सिविलाइजेशन है, जो आज भी उसकी सभ्यता जीवित है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा लीडर आज अगर इस देश को लीड कर रहा है, तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो भारत माता के मृगेंद्र हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ तो जब 140 करोड़ का सामर्थ्य चलता है तो कहीं झुकने का, कहीं नॉर्मल होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है अमित जी, आज जब सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज, समय भी बहुत हो ही गया है लगभग, इसलिए सुरेश जी थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिए, जल्दी से। राखी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, बोलिए जी। राखी जी देखिए, ये बात दरअसल हम ऐसे कर रहे हैं जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा हो और क्रिकेट के मैच के अंदर में बाहर जो दर्शक बैठे होते हैं लॉबी के अंदर में या टीवी की स्क्रीन के आगे, तो वो जिस तरीके से बताते हैं कि यार इस बॉल के ऊपर पे तो एक रन विराट कोहली को ले लेना चाहिए था, वो भागा क्यों नहीं, या तकरीबन इस बॉल पर तो यार छक्का जाना चाहिए था, इसने केवल बस टिक करके और इसको छोड़ क्यों दिया बॉल को। देखिए कई बार जैसा कि अभी अमित जी भी बता रहे थे कि चुप्पी जो होती है वो सबसे बड़ा हथियार साबित हो जाती है। हमने रिटेलिएट नहीं किया, ये एक बड़ा संकेत था। देखिए कभी कभी सामने वाला कोशिश करता है आपको दबाने की और आप उसको इग्नोर करते हो कि ठीक है कोई बात नहीं है, सब्र। हमारे तो हिंदू धर्म के अंदर में ये कहा ही गया है कि सब्र जो करता है उसको आगे जाकर के एक मीठा फल मिलता है। तो अभी जो नेगोशिएशन की जो डील हो रही है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिका को ये सबक मिल रहा है। और अमेरिका देखिए सिंपल सीधी सी बात थी, ये टैरिफ वार आई क्यों और यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर को और दूध सेक्टर को वो क्यों देख रहा था, क्यों एंट्री लेना चाह रहा था? क्योंकि उनका भी तो पॉलिटिकल वोट बैंक है ना, फार्मर वहां पर लॉबी, स्ट्रॉन्ग लॉबी है और उस लॉबी को किस तरीके से सेटिस्फाई किया जाए इसके लिए उन्होंने अपनी कोशिशें की। अब वो बिल्कुल रिवर्स गियर के अंदर में लग गई उनकी। अब वो जब रिवर्स गियर में लगी तब आप वो चाइना के साथ भी बात कर रहे हैं, भारत के साथ भी पुनः बात कर रहे हैं। तो इसको एक पॉजिटिव नोट के साथ में लेना चाहिए। देखिए राजनीति के अंदर में कभी कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कभी कोई किसी का दोस्त नहीं होता। राजनीति बहुत सारे विचारों के साथ में आगे बढ़ती है और उस समय पर क्या सर्कमस्टांसेस हैं और क्या वहां पर इस समय पर प्रतिदृश्य चल रहे होंगे उसके ऊपर वे बेस करती है, चाहे वो कहीं की भी राजनीति हो। तो इस समय पर अमेरिका को यह समझ में आ गया है कि इंटरनेशनल इकोनॉमी को अगर मैं स्टेबल रखना है तो उसको वापस से थोड़ा सा उसको भी बेंड होना पड़ेगा और उसी के संकेत यहां पर आकर के ट्रम्प साहब दे रहे हैं। और उनके ऊपर भी पूरा का पूरा दबाव ऐसे ही है जैसे यहाँ के एक्सपोर्टर्स का सरकार के ऊपर पे होगा। और सरकार ने यहाँ पर जितनी कोशिशें हो सकती थी वो की। अभी यहाँ पर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए अमेरिका ने एक और अभी लेटेस्ट में क्या किया है,
वो बेशक आप सर्च भी कर सकते हैं कि अमेरिका ने हमारे पड़ोसी देश जो बांग्लादेश है उसको 4,40,000 मीट्रिक टन गेहूं जो है वो अलॉट किया है। हालांकि बांग्लादेश मैक्सिमम जो ग्रेन्स है वो भारत से ही इंपोर्ट करता था, लेकिन जैसे ही वहां पर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसके बाद भारत और बांग्लादेश के अंदर में भी जो डिफरेंसेस आए हैं और जो उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो वहां से अमेरिका भी उसको फीड कर रहा है। तो आप देखिए कि चावल का ठीक है सुरेश जी, मैं रोकूंगी क्योंकि समय बहुत हो गया। मैं चाहती हूँ बस संदीप जी बहुत संक्षिप्त प्रतिक्रिया, बहुत जल्दी से खत्म करेंगे क्योंकि समय बहुत हो गया। प्लीज संदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? संदीप जी पहुंच रही है आवाज? चलिए संदीप जी शायद नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है संदीप जी, समय हो गया है, बट मैं चाह रही थी एक संक्षिप्त प्रतिक्रिया आपकी आ जाती। आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, प्लीज जल्दी से कंप्लीट करिएगा। देखिए राखी जी, मैं ये चाहता हूँ कि हिंदुस्तान का अपना रुख है, अपनी राजनीति है। सरकारें यहाँ बीजेपी की भी रही हैं, जनता दल की भी रही हैं, कांग्रेस की भी रही हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज है, दुनिया में इस तरीके की चीजें चलती रहती हैं। हर देश अपने आप को आगे लाना चाहता है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है। अमेरिका भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहता है, हम भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसकी दुनिया में पहचान कम से कम सच बोलने के लिए किया जाए। और मैं मानता हूं जब आप अपने लोगों से झूठ बोल सकते हो तो एक बार झूठ ही बोल करके ये कह दो कि ट्रंप का कोई रोल नहीं था, कम से कम आपके आपके देशवासी खुश हो जाएंगे, क्योंकि हमें तो आदत पड़ चुकी है। अब जिन चैनलों ने ये कहा कि आज हिंदुस्तान की फौज इन लहरों में घुसी हुई है, गुजरावाला में घुसी हुई है, तो उन्हें बाद में ये कहा गया, हमारे देश के कैबिनेट मिनिस्टर ने ये कहा, उन्हें अच्छा काम किया। इसका मतलब हमारे देश को गलतफहमी में रखना चाहते हैं, जनता का पागल बनाना चाहते हैं। इस तरीके की देश की हमारी राजनीति है, ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबकी अपनी अपनी बातें हैं और सभी के अपने अपने सुझाव हैं, उनका स्वागत किया जा सकता है। फिलहाल तो जो ट्रेड डील की बात हो रही है, यदि होती है व्यापार अच्छा होगा, दोनों ही अपने इकोनॉमी को अच्छा करने की कोशिश करेंगे, अपने बिजनेस को अच्छा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन थोड़ा सा ये जो संबंधों में खटास आई थी, इसके बाद विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। तो डील को लेकर अपनी पॉलिसी पर थोड़ा जो सख्त मोदी जी हैं या सरकार है, उन्हें और होना पड़ेगा। और ट्रंप कभी भी यू टर्न ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको प्लान तैयार करना पड़ेगा कि फिर होगा क्या, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें इसके पीछे देख चुके हैं। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।